नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ये हमारी खास वन शॉट हिस्ट्री सीरीज की एक और कड़ी है, जहां हम इतिहास के किसी एक महत्वपूर्ण हिस्से की गहराई में उतरते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय ज्ञान की जड़ों में जा रहे हैं। बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर, वेदांग। तो ये वेदांग आखिर हैं क्या? देखिए, नाम में ही है वेद के अंग। आसान भाषा में कहें तो ये वो 6 खास विषय हैं या कह लें औजार हैं, जिन्हें वेदों को, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को ठीक से समझने, उनके मंत्रों का सही उच्चारण करने, उनकी व्याख्या करने और हाँ, अनुष्ठानों में उनका सही प्रयोग करने के लिए विकसित किया गया था। बिल्कुल सही कहा। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए उसका मैनुअल समझना जरूरी होता है, कुछ वैसा ही वेदों के लिए वेदांग थे। इनका विकास हुआ वैदिक काल के बाद, खासकर उत्तर वैदिक काल में। आप कह सकते हैं लगभग 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के आसपास। हुआ ये कि जैसे जैसे वैदिक ज्ञान और जटिल होता गया, मंत्र बढ़े, अनुष्ठान बढ़े में, तो इतना जो ज्ञान था उसे सहेजना, सही से समझना और बिना गलती के अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये एक चुनौती बन गया। तो वेदांग इसी जरूरत का नतीजा थे, एक तरह से वैदिक ज्ञान को संभालने और समझने का एक सिस्टम। एनसीईआरटी जैसी किताबें भी बताती हैं कि वैदिक शिक्षा को व्यवस्थित करने में इनकी कितनी बड़ी भूमिका थी। और आज हमारा मिशन यही है, इन 6 वेदांगों को खोलना, उन्हें ठीक से समझना। ये जानकारी सिर्फ जानने के लिहाज से ही मजेदार नहीं है, बल्कि उन सब के लिए काफी अहम है जो यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, कैपिफ जैसे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, ये विषय आता है प्राचीन भारतीय इतिहास, खासकर जीएस पेपर 1 के तहत। वेदांग हमें उस समय की बौद्धिक गहराई, थोड़ी वैज्ञानिक सोच की शुरुआत और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक दिखाते हैं। और हमारी आज की चर्चा जो है वो विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, जैसे एनसीईआरटी की किताबें, विकिपीडिया और दूसरे एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, वेदों का जो मौखिक पाठ होता था वो एकदम सटीक रहे। दूसरा, उनके जो गहरे अर्थ हैं वो स्पष्ट हों। और तीसरा, सबसे जरूरी, वैदिक अनुष्ठान जो है वो ब्रह्मांड की व्यवस्था, जिसे रेत कहते थे, उसके साथ तालमेल में रहें। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा में गोता लगाते हैं। अच्छा, तो वो 6 वेदांग हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शुरुआत कहाँ से करें? शिक्षा से। ये पहला और शायद सबसे बुनियादी अंग है। शिक्षा का सीधा संबंध है ध्वनि विज्ञान से, मतलब फोनेटिक्स से, कि मंत्रों का एकदम शुद्ध और सही उच्चारण कैसे हो। अच्छा, मतलब सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं था, उन्हें कैसे बोला जाए ये अपने आप में एक विज्ञान था। लगता है ध्वनि का महत्व बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, वैदिक परंपरा में तो ये मानते थे कि मंत्र की शक्ति, उसका असर उसके सटीक उच्चारण पर ही है। जरा सी चूक हुई और अर्थ बदल सकता था या अनुष्ठान बेकार हो सकता था। तो शिक्षा इसी शुद्धता को पक्का करती थी। इसमें वर्ण यानी अक्षर, स्वर यानी एक्सेंट्स जैसे उदात, अनुदात, स्वरित, फिर मात्रा यानी उच्चारण का समय, बल यानी किस अक्षर पर जोर देना है, साम यानी गाने की लय, और संतान मतलब शब्दों को कैसे जोड़ना है, इन सब पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता था। कमाल है। क्या इसके लिए कोई खास ग्रंथ भी हैं? जी हाँ, कई हैं। हर वेद से जुड़े प्रातिशाख्य सूत्र हैं। ये उस वेद के उच्चारण के नियम बताते हैं, जैसे शौनक ऋषि का ऋग्वेद प्रतिशाख्य। और पाणिनि की पाणिनीय शिक्षा भी बहुत प्रसिद्ध है। सोचिए, इसी शिक्षा के कारण हजारों साल तक वेद सिर्फ सुनकर, मतलब मौखिक रूप से, बिना खास बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे। इसने न सिर्फ वैदिक परंपरा बचाई, बल्कि संस्कृत और बाद की जो भारतीय भाषाएं हैं उनके ध्वनि विज्ञान की नींव भी इसी ने रखी। तो ठीक है, सही उच्चारण हो गया शिक्षा से, लेकिन इन मंत्रों के एक खास लय भी तो थी, है ना? वो मीटर वाली बात। ये हमें अगले वेदांग पर ले आता है, छंद। एकदम सही। छंद यानी मैट्रिक्स या छंद शास्त्र। ये वेदांग है वैदिक ऋचाओं और मंत्रों में इस्तेमाल होने वाले काव्य मीटर या लयबद्ध ढांचे का अध्ययन। जैसे गाने में ताल होती है, वैसे ही वैदिक काव्य में छंद था।
इसका मुख्य उद्देश्य था कि मंत्र आसानी से याद हो जाएं और जब उन्हें गाया जाए अनुष्ठान में तो उनमें एक रूपता रहे। ये तो दिलचस्प है। क्या कुछ खास तरह के छंद भी थे इसमें? ग्रंथ माना जाता है। इसमें अलग अलग छंद बताए गए हैं, जैसे गायत्री, ये सबसे मशहूर है, 24 अक्षर वाला। फिर उष्णेक, अनुष्टुप, ये महाभारत और रामायण में बहुत इस्तेमाल हुआ। बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, ऋग्वेद में इसका बहुत प्रयोग है। और जगति। हर छंद में अक्षरों की संख्या और उनका क्रम, मतलब लघु गुरु का क्रम, वो तय होता था। इसने न केवल वैदिक पाठ को संगीत में बनाया, बल्कि बाद में जो संस्कृत और प्राकृत काव्य लिखा गया उस पर भी इसका गहरा असर पड़ा। अच्छा। पिंगल ने तो छंदों के लिए एक तरह का गणितीय ढांचा भी बना दिया था, जो अपने आप में अद्भुत है। अच्छा, तो सही आवाज शिक्षा और सही लय छंद हो गई, लेकिन शब्दों और वाक्यों का मतलब सही से समझने के लिए भाषा के नियम जानना भी तो जरूरी है। तो यहीं पर व्याकरण आता होगा, सही है? और पाणिनि का नाम तो, हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। पहली वेदांग है। इसका काम है भाषा का विश्लेषण करना, उसके नियम बनाना। और हाँ, जब व्याकरण की बात हो तो महर्षि पाणिनि लगभग 500 ईसा पूर्व और उनकी वो महान रचना अष्टाध्यायी, उसका जिक्र तो सबसे पहले आता ही है। ये संस्कृत भाषा के लिए एक तरह से पूरा विधान है। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, इसमें सा क्या खास था कि आज भी इसकी इतनी बात होती है? खास ये था कि पाणिनि ने उस समय की जो थोड़ी जटिल और फैली हुई वैदिक संस्कृत थी, उसे लगभग 4000 बहुत ही छोटे और सटीक सूत्रों, मतलब नियमों में बांध दिया। ये सूत्र इतने वैज्ञानिक और तर्कसंगत थे कि उनसे भाषा के लगभग हर पहलू की व्याख्या हो जाती थी। ध्वनि, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, सब कुछ। एक तरह का भाषा का जनरेटिव ग्रामर था ये, जो हजारों साल पहले बना। और मुख्य उद्देश्य था कि वैदिक ग्रंथों की भाषा में कोई अस्पष्टता न रहे, कोई भ्रम न हो, अर्थ बिल्कुल साफ हो। अच्छा, मतलब भाषा को गणित जैसी सटीकता देने की कोशिश। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप। पाणिनि के काम की अहमियत इसी में है कि इसने न सिर्फ संस्कृत को एक मानक रूप दिया, एक स्थिरता दी, बल्कि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। बाद में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य नाम से एक बहुत बड़ी टीका लिखी, जिससे ये और आसान हो गया। एनसीईआरटी भी जोर देता है कि व्याकरण ने संस्कृत को मानकीकृत करने और वैदिक ज्ञान को स्पष्ट रखने में बहुत मदद की। ये तो अद्भुत है। अच्छा, अब अगले वेदांग पर आते हैं, निरुक्त। ये थोड़ा अलग सा है, एटमोलॉजी, यानी शब्दों की जड़, उनकी उत्पत्ति और उनके अर्थ का अध्ययन। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? निरुक्त की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वेदों में बहुत से शब्द ऐसे थे जो उस समय तक आम बोलचाल से बाहर हो गए थे, पुराने पड़ गए थे, या जिनके कई मतलब निकल सकते थे। तो ऐसे शब्दों को निघंटु नाम की लिस्ट में इकट्ठा किया गया था। फिर यास्क मुनि हुए, लगभग 600 ईसा पूर्व। उन्होंने इन्हीं निघंटुओं पर अपनी टीका लिखी, जिसे निरुक्त कहते हैं। और ये दुनिया में व्युत्पत्ति विज्ञान, मतलब एटिमोलॉजी, और शब्दार्थ विज्ञान, सिमेंटिक्स, पर लिखा गया शायद सबसे पहला व्यवस्थित ग्रंथ है। तो यास्क ने इन मुश्किल शब्दों का अर्थ निकाला कैसे? क्या तरीका था उनका? यास्क का तरीका बड़ा वैज्ञानिक था। वो सिर्फ शब्द का मूल, मतलब धातु, रूट ही नहीं देखते थे, बल्कि ये भी देखते थे कि वो शब्द किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, उससे जुड़ी कोई कहानी या इतिहास क्या है। इन सब बातों पर वो विचार करते थे। उन्होंने शब्दों को समझाने के लिए उन्हें नाउन, आख्यात, उपसर्ग और निपात, पार्टिकल जैसी श्रेणियों में बांटा। और उनका मानना था कि लगभग सभी संज्ञा शब्द किसी न किसी क्रिया धातु से ही निकले हैं। उनका काम ये पक्का करता था कि वैदिक मंत्रों का सही अर्थ समझा जाए, खासकर उन शब्दों का जो अब चलते नहीं थे। इसने न सिर्फ वैदिक व्याख्या को मजबूत किया, बल्कि बाद में जो डिक्शनरी बनी, जैसे अमर सिंह का अमरकोश, उनके लिए भी एक आधार तैयार किया। कमाल है, शब्दों की जड़ों तक जाने का ये तरीका तो सच में अनोखा है। अच्छा, अब 5वां वेदांग, ज्योतिष। अब आजकल तो ज्योतिष का मतलब लोग अक्सर भविष्य बताने से लगाते हैं। क्या वेदांग ज्योतिष का भी यही मतलब था? देखिए, वेदांग ज्योतिष का मुख्य संबंध था खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और समय की गणना यानी टाइम कीपिंग से। इसका व्यक्तिगत भविष्य बताने से सीधा लेना देना नहीं था। इसका मेन उद्देश्य था जो वैदिक यज्ञ होते थे और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान,
उनके लिए सही समय यानी शुभ मुहूर्त निकालना। वैदिक मान्यता थी कि अनुष्ठान तभी सफल होंगे जब उन्हें सही समय पर ग्रहों नक्षत्रों की सही स्थिति के अनुसार किया जाए। ओह, तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी था अनुष्ठानों के लिए। बिल्कुल। लग्ध मुनि हुए जिनका समय लगभग 1200 से 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका वेदांग ज्योतिष इस विषय का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है। इसमें सूर्य और चंद्रमा की गति, नक्षत्रों की स्थिति, अयनांत सॉल्स्टिसेस, विषुव इक्विनॉक्सेस, अधिक मास इंटरकैलरी मंथ वगैरह की गणना करने के तरीके बताए गए हैं। इससे पता चलता था कि कौन सा यज्ञ किस मौसम में, किस दिन, किस नक्षत्र में शुरू करना है। जैसे अश्वमेध या सोम यज्ञ जैसे बड़े यज्ञों का समय तय करना बहुत जरूरी होता था। इसने खगोलीय घटनाओं को धार्मिक कामों से जोड़ा और भारत में गणितीय खगोल विज्ञान के विकास की नींव रखी। बाद के जो बड़े खगोल विज्ञान के ग्रंथ हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत, वो इसी परंपरा पर बने हैं। एनसीईआरटी भी इस बात पर जोर देता है कि कैसे इसने अनुष्ठानों को ब्रह्मांड के चक्रों से जोड़ा। ये स्पष्टीकरण जरूरी था, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी छठे वेदांग पर, कल्प। इसका संबंध किससे है? कल्प का सीधा संबंध है कर्मकांड या अनुष्ठानों मतलब रिचुअल्स के विधि विधान से। अगर ज्योतिष बताता है कि अनुष्ठान कब करना है, तो कल्प बताता है कि उसे कैसे करना है। इसमें यज्ञों, संस्कारों और सामाजिक नियमों को करने की पूरी प्रक्रिया, उनका क्रम, उनके नियम, इन सब का विस्तार से वर्णन होता है। यानी एक तरह की रूल बुक या मैनुअल है अनुष्ठानों के लिए। हाँ, इसे आप वैदिक कर्मकांड की संहिता कह सकते हैं। बिल्कुल। इसके मुख्य ग्रंथ कल्प सूत्र कहलाते हैं। ये बहुत छोटे सूत्र स्टाइल में लिखे गए हैं ताकि आसानी से याद रहें। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है श्रोत सूत्र। ये बड़े सार्वजनिक यज्ञों से जुड़े हैं, जैसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ। इनके लिए 3 या ज्यादा पवित्र अग्नियों की जरूरत होती थी। दूसरा है गृह्य सूत्र। इनका संबंध है घरेलू अनुष्ठानों और संस्कारों से, जैसे जन्म, नामकरण, उपनयन यानी जनेऊ, विवाह, अंत्येष्टि। वो जो 16 संस्कार कहे जाते हैं, वो ज्यादातर इसी में आते हैं। और तीसरा है धर्म सूत्र। ये सामाजिक व्यवहार, वर्णाश्रम धर्म, राजा के क्या कर्तव्य हैं, कानून और नैतिकता यानी धर्म के नियमों से जुड़े हैं। ये एक तरह से प्राचीन भारत के सामाजिक और कानूनी नियम थे। तो कल्पसूत्रों ने एक तरह से पूरे जीवन और समाज को ही नियमों में बांधने का काम किया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इन्होंने न केवल यज्ञों और संस्कारों को एक व्यवस्थित रूप दिया, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए भी गाइडलाइंस थी। और इन्हीं धर्म सूत्रों से बाद में स्मृतियों का विकास हुआ, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इन्होंने हिंदू कानून और सामाजिक व्यवस्था पर लंबे समय तक असर डाला। बौधायन, अपस्तंभ, कात्यायन, अश्वलायन, ये सब कल्पसूत्रों के बड़े रचनाकार माने जाते हैं। तो ये रहे 6 वेदांग शिक्षा: छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। सुनने में लगता है कि ये सब अलग अलग विषय हैं, लेकिन क्या ये आपस में जुड़े हुए भी थे? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और बहुत गहराई से। ये 6 मिलकर एक पूरी व्यवस्था बनाते हैं। आप ऐसे सोचिए, शिक्षा ने मंत्र का सही उच्चारण दिया, छंद ने उसे सही लय और ढांचा दिया, व्याकरण ने भाषा को शुद्ध और स्पष्ट किया, निरुक्त ने मुश्किल शब्दों का सही मतलब बताया, ज्योतिष ने अनुष्ठान के लिए सही समय तय किया, और कल्प ने उस अनुष्ठान को करने की पूरी विधि बताई। ये सब मिलकर ही वैदिक ज्ञान को पूरी तरह से समझने और उसका सही अभ्यास करने में मदद करते हैं। कोई भी एक अंग अकेले शायद उतना असरदार न होता। ये तो सचमुच एक बहुत ही सुनियोजित प्रणाली लगती है। इनका विकास कैसे हुआ? क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, इनका विकास धीरे धीरे हुआ। जैसा हमने कहा, ये जरूरत के हिसाब से विकसित हुए। शुरू में तो ये ज्ञान भी मौखिक ही था, गुरु से शिष्य को मिलता था। बाद में जब ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, तो उसे व्यवस्थित करने और याद रखने में आसानी के लिए इन्हें सूत्र शैली में लिखा गया, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। समय के साथ बाद के विद्वानों ने इन पर टीकाएं लिखी, इनको और समझाया, इनका विस्तार किया। यहाँ तक कि भारत के जो अलग अलग दर्शन हैं, मतलब फिलॉसफी के स्कूल, वो भी अपनी बात सादृत करने या समझाने के लिए वेदांगों का सहारा लेते हैं। जैसे मीमांसा दर्शन है, वो मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड की व्याख्या करता है, तो वो कल्प सूत्रों पर बहुत निर्भर करता है।
अगर हम ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो इन वेदांगों का क्या महत्व रहा, और आज के समय में खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इनकी क्या प्रासंगिकता है? ऐतिहासिक रूप से देखें तो वेदांगों ने कई सदियों तक वैदिक ज्ञान और परंपरा को जिंदा रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने पुरोहित वर्ग को अनुष्ठानों की शुद्धता और सटीकता बनाए रखने में मदद की, जिससे एक सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक पहचान बनी रही। और गुप्त काल तक आते आते व्याकरण, ज्योतिष और गणित जैसे क्षेत्रों में जो तरक्की हुई, उसकी नींव कहीं न कहीं इन्हीं वेदांगों में मिलती है। अब जहां तक प्रतियोगी परीक्षाओं की बात है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह, तो प्राचीन भारतीय इतिहास यानी जीएस पेपर 1 के सिलेबस में वेदांग एक अहम टॉपिक है। इनसे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे प्रमुख वेदांग कौन से हैं, उनके विषय क्या हैं, मुख्य ग्रंथ कौन से हैं, जैसे अष्टाध्यायी, निरुक्त, वेदांग ज्योतिष, उनके रचनाकार कौन हैं, पाणिनि, यास्क, लघद। अच्छा, यानी इनसे सिर्फ संस्कृति ही नहीं बल्कि उस समय के विज्ञान और तर्क प्रणाली के बारे में भी सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल, वेदांग सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उस समय के भाषा विज्ञान, व्याकरण, निरुक्त, गणितीय सोच, छंद, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और सामाजिक नियमन कल्प के विकास को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि प्राचीन भारत में ज्ञान को कितनी व्यवस्थित ढंग से बांटा गया था और सहेजा जाता था। एनसीईआरटी इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे वेदांगों ने बौद्ध और जैन धर्म जैसी नई विचारधाराओं की चुनौतियों के सामने वैदिक ज्ञान को मजबूत करने में मदद की। और तक्षशिला व नालंदा जैसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे, उनकी शिक्षा प्रणाली पर भी इनका असर रहा होगा। इसलिए परीक्षा के लिहाज से ये भारतीय इतिहास, संस्कृति और शुरुआती वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने वेदांगों की इस दिलचस्प दुनिया में एक अच्छी खासी डुबकी लगाई। हमने समझा कि ये 6 अंग शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प कैसे वेदों को समझने, सहेजने और उनका अभ्यास करने के लिए अनिवार्य थे। सिद्धांतों को समझा और ये भी देखा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और समाज पर उनका कितना गहरा और स्थायी असर रहा है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनकी अहमियत को भी समझा। या मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। ये कितनी अद्भुत और परिष्कृत प्रणाली थी ज्ञान को बचाकर रखने और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने की। आज हमारे पास लिखने और डिजिटल तकनीक के इतने साधन हैं, फिर भी ज्ञान का सही स्थानांतरण कई बार मुश्किल होता है। जरा सोचिए, उस युग में सिर्फ सुनकर और याद रखकर इतने बड़े और जटिल ज्ञान को कैसे सहेजा गया होगा। ये वाकई प्राचीन समाजों की बौद्धिक क्षमता और संगठन पर सोचने को मजबूर करता है। और हाँ, अगर कोई भारत के पूरे इतिहास को इसी तरह वन शॉट में समझना चाहता है, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के कई महत्वपूर्ण विषयों पर इसी तरह विस्तार से चर्चा की है। अगर आज की ये चर्चा ज्ञान बढ़ाने वाली और दिलचस्प लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और तैयारी करने वाले साथियों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी या आप आगे किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे। और हाँ, इस प्रयास के लिए एक लाइक तो बनता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।